नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का सबसे सेकंड चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर तो हम पढ़ चुके हैं, तो अब हम दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग और जिसकी ऑथर है एनिस यंग। एनिस यंग ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो उसी का एक छोटा सा पार्ट है लॉस्ट स्प्रिंग। तो इस चैप्टर की जो थीम है वो है पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर। तो ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, जिसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है साहिब आलम। एंड सेकंड स्टोरी है आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है मुकेश। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो यू विल नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम माई साइड। तो जो फर्स्ट पार्ट है स्टोरी का वो स्टार्ट होता है, ऑथर हमें साहिब आलम का बैकग्राउंड बताती है कि साहिब ढाका से आया है जो कि बांग्लादेश में था, और वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉम्स आने के कारण, मतलब काफ़ी तूफ़ान आने के कारण उन्होंने वहाँ से घर छोड़ दिया था। अब वो सीमापुरी में रहते हैं। तो ऑथर ऐसे ही कुछ दिनों तक साहिब को नोटिस करती है और एक दिन वो पूछती है कि साहिब तुम क्या करते हो। तो साहिब बताता है कि वो कुछ नहीं करता है और वो रैक पिकिंग करता है। तभी जो ऑथर होती है वो पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो हमारा साहिब बोलता है कि उसके आसपास या उसके नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं है। तो ऑथर ऐसे ही मजाक में कह देती है कि यदि मैं आपके लिए स्कूल तैयार करूं तो क्या आप आओगे। तो साहिब काफ़ी खुश हो जाता है और वो बोलता है कि मैं ज़रूर आऊँगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जब साहिब ऑथर के पास आता है तो वो पूछता है कि क्या आपका स्कूल रेडी है। तभी ऑथर को काफ़ी रिग्रेट फीलिंग होती है और काफ़ी बुरा लगता है। तभी वो सोचती है कि साहिब जैसे लोगों से कुछ और आदमी भी ऐसे वादे करते हैं और वो कभी भी उन्हें पूरा नहीं करते। कुछ महीनों बाद ऑथर फिर से साहिब से मिलती है और उससे उसका पूरा नाम पूछती है। तभी साहिब बताता है कि उसका नाम साहिब आलम है। तभी ऑथर सोचती है कि यदि इस बच्चे को इसके नाम का मतलब बता दिया जाए तो ये उस पर बिलीव ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके नाम का मतलब था लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स और उसकी जो कंडीशन थी वो जस्ट अपोजिट थी, इसलिए वो बिलीव नहीं करेगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और जो हमारी ऑथर होती है वो साहिब के साथ साथ कुछ और बॉयज़ को भी देखती है जो कि साहिब की तरह ही रैक पिकिंग करते थे, और उन बॉयज़ को वो मॉर्निंग बर्ड्स से कंपेयर करती है। जिसे मॉर्निंग बर्ड्स मॉर्निंग में ही दिखते हैं, वैसे ही वो बॉयज़ भी मॉर्निंग में ही दिखते थे और दोपहर होते होते वो सब गायब हो जाते थे, जस्ट लाइक मॉर्निंग बर्ड्स। उन बॉयज़ को ऑथर आर्मी ऑफ बेयरफुट्स बुलाते थे। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं और ऑथर उन आर्मी ऑफ बेयरफुट से एक बार और फिर मिलती है और उनसे कुछ क्वेश्चंस करती है। तो वो पूछती है कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। तो जो उसमें से एक बॉय रहता है वो बोलता है कि हमारी जो मदर है वो शेल्फ से नीचे उतार के नहीं देती। तभी जो दूसरा लड़का होता है वो बोलता है कि यदि वो हमें शेल्फ से नीचे निकाल कर भी दे दे तो हम उसे नहीं पहनेंगे। तो ये स्टेटमेंट जिस लड़के ने दिया था उसने पेयर ऑफ शूज़ पहने हुए थे जो कि मैच नहीं कर रहे थे, और जब ऑथर ने उस पर कमेंट किया तो वो बॉय शर्मा गया और उसका जवाब नहीं दिया। तभी उसमें जो तीसरा लड़का होता है वो बोलता है कि मुझे पेयर ऑफ शूज़ चाहिए, और उसने अपनी लाइफ टाइम में एक पेयर ऑफ शूज़ कभी ऑन ही नहीं किए और वो उन्हें पहनना चाहता है। तभी ऑथर सोचती है कि उन्होंने काफ़ी विलेजेस देखे और वहाँ पे रहने वाले ऐसे बेड कंडीशंस में काफ़ी पर्सन्स देखे, और उन्हें जो एक्सप्लेनेशन मिलता है उनसे वो रहता है कि ये मनी के कारण नहीं है कि हम चप्पल नहीं पहनते, बट ये हमारा ट्रेडिशन है कि हम बेयरफुट रहते हैं। बट ऑथर को लगता है कि ये एक एक्सक्यूज़ है उनकी पॉवर्टी को छुपाने के लिए। तभी ऑथर को एक स्टोरी याद आ जाती है जो कि एक मैन ने बताई थी जो कि यूडीपी का रहने वाला था। तो उस स्टोरी में एक यंग बॉय था जो कि स्कूल जाने से पहले एक टेम्पल से गुजरता था, रोज प्रे करता था कि उसे पेयर ऑफ शूज़ मिले, और उस टेम्पल के जो प्रिस्ट थे वो उसके फादर थे। ऑथर जब 30 साल बाद उसी प्लेस को विज़िट करती है तो उस टेम्पल के जो बैकयार्ड पे एक नया प्रिस्ट रहता था और वहाँ पर रेड और वाइट कलर के प्लास्टिक चेयर्स भी रखी हुई थी। अभी ऑथर देखती है कि एक यंग बॉय जिसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है ग्रे कलर की,
वो अपने स्कूल बैग को और सॉक्स को बेड पर फेंक कर चले जाता है। तभी ऑथर सोचती है कि शायद उस बॉय की भी विश पूरी कर दी होगी गॉड ने, जिसने पेयर ऑफ शूज़ मांगे थे। सिर्फ बहुत सारे हैं लाइक साहेब, और बहुत सारे से रैक पिकर हैं जिनकी विश अभी तक नहीं पूरी हुई है। तभी ऑथर हमें सीमापुरी का डिस्क्रिप्शन देती है। सीमापुरी एक प्लेस है जो कि दिल्ली के पेरीफेरी में है, मीन्स बाउंड्री में है, और वो दिल्ली से काफ़ी अलग है। मीन्स दिल्ली अलग है और सीमापुरी अलग है, क्योंकि इनकी जो लिविंग कंडीशंस है वो टोटली डिफरेंट है। तो सीमापुरी में रहने वाले लोग रिफ्यूजीज़ हैं जो कि बांग्लादेश से आए हैं 1971 से, और साहब की फैमिली भी इसमें से एक है। तो सीमापुरी पहले एक बंजर ज़मीन था, लेकिन 1971 के बाद यहाँ पर सब रहने लग गए, और यहाँ के जो घर हैं वो मिट्टी के बने हुए हैं, जो रूफ्स हैं वो टीन की बनी हुई हैं, और यहाँ पे जो नाली और ये भी नहीं है, और रनिंग वाटर की फैसिलिटी भी नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो बिना किसी आइडेंटिटी के रहते हैं, बिना किसी परमिट के रहते हैं, बट इनके पास राशन कार्ड है। तो राशन कार्ड मिलने से ये दो काम कर सकते हैं, एक तो वोट दे सकते हैं, और दूसरा ये कम दाम में अपना फूड खरीद सकते हैं। तभी ऑथर सोचती है कि इनके लिए फूड इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू देयर आइडेंटिटी। एक बार ऑथर ग्रुप ऑफ वुमेन से मिलती है और वो पूछती है कि आपने विलेज को क्यों छोड़ दिया, वहाँ पे आपके खेत थे, आप वहीं पे रहते हैं। तो जो लेडीज़ होती है वो बोलती है पर भी रहकर हम कुछ नहीं कर पाते, और यदि दिन के आखिरी में हमें 2 वक्त का खाना मिल जाए और हमें भूखे पेट नहीं सोना पड़े, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तभी ऑथर हमें बताती है कि सीमापुरी में जो सर्वाइवल का मीनिंग है वो है रैक पिकिंग, और गार्बेज उनके लिए गोल्ड के समान है, क्योंकि गार्बेज से ही वो अपना डेली सर्वाइवल कर पाते थे। गार्बेज का मीनिंग दोनों के लिए अलग रहता था, बड़ों के लिए और चिल्ड्रंस के लिए। चिल्ड्रंस के लिए एक रैप इन वंडर सा, मतलब एक अजूबे से कम नहीं था, क्योंकि एक बार साहेब ऑथर से बताता है कि उसे कूड़े से कभी 10 का कॉइन, कभी 1 रुपये का कॉइन मिल जाता था। तो ऑथर सोचती है ऐसे में बच्चे खुद को रोक नहीं पाते और ढूंढने से, और बड़ों के लिए ये सर्वाइवल का मीनिंग था। एक बार विंटर वार्निंग में ऑथर देखती है कि साहेब एक फेंस गेट के बाहर खड़ा हुआ है, और वो टेनिस खेलते हुए प्लेयर्स को देख रहा होता है। और जब वो प्लेयर्स वहाँ से चले जाते हैं तो साहेब गेट कीपर से परमिशन लेके अंदर घुस जाता है और बैट को भी उठा लेता है। तभी ऑथर साहब के पास जाती है और वो देखती है कि साहेब ने भी टेनिस शूज़ पहने हुए थे, और जिसमें से एक में होल था। तभी ऑथर समझ जाती है ये किसी रिच बॉय का था जिसने पहनने से इनकार कर दिया है। तभी जो साहेब है वो कुछ नहीं बोलता है ऑथर से। इसी मॉर्निंग ऑथर देखती है कि साहेब एक स्टील कैनिस्टर को कैरी कर रहा है, और वो अब एक टी स्टॉल में काम करता है जहाँ उसे महीने के 800 रुपये मिलते हैं और 2 वक्त का खाना मिलता है। लेकिन उसकी आंखों में जो केयर फ्री लुक था पहले जब वो रैक पिकिंग करता था, वो खो गया है। जब ऑथर उनसे पूछती है कि क्या तुम खुश हो, कि जो साहेब की आंखों में जो केयर फ्री लुक था पहले वो नहीं मिलता है ऑथर को, और ऑथर तभी कहती है कि जो स्टील कैनिस्टर है वो काफ़ी भारी है उस प्लास्टिक बैग से। तो यहाँ पर ऑथर कंपेयर कर रही है कि जो स्टील कैनिस्टर है, या मतलब वो किसी के अंडर काम कर रहा है, तो उसके अंदर एक फ्रीडम नहीं है, एक मतलब केयर फ्री लुक नहीं है। बट जब वो रैक पिकिंग करता था तो वो खुद का मास्टर था। तो ऑथर आखिरी में कहती है कि साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, मतलब साहेब अब खुद का मास्टर नहीं रहा। तो ये था इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। यदि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट।